हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर हमने देखा था हीटिंग कर्व। क्या देखा था? हीटिंग कर्व। आज उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो लास्ट लेक्चर में हीटिंग कर्व क्या था थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे याद हो तो इस तरीके से मैंने टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट किया था। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का इस प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर अपन ने सीखा था। तो उसमें क्या सीखा था कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ग्राफ में कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता था। फिर यहाँ पे देखो स्लोप ऐसे जा रहा था, फिर क्या होता फ्लैट हो जाता था, फिर क्या होता स्लोप इस तरीके से इंक्लाइन होता था, फिर क्या होता फ्लैट होता था, फिर इंक्लाइन फिर फ्लैट। अब इसमें इंक्लाइन फ्लैट ऐसे ही चलता है। तो इसमें क्या इसका मीनिंग था, और यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इस एंगल को स्लोप बोलते हो। इस एंगल को क्या बोलते हो? यहाँ पे स्लोप। तो इसका स्लोप का मतलब क्या है? अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे इस स्लोप का मीनिंग क्या रहेगा ये भी एक्सप्लेन किया था। और इंक्लाइन रहेगा तो कैसा नेचर रहता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल है तो नेचर क्या रहेगा, फिर वापस से इंक्लाइन आ रहे तो नेचर कैसा है। तो यहाँ पे समझाया था कि अगर मान लो आप स्टार्टिंग में सॉलिड बॉडी लिए हो तो सॉलिड को हीट करोगे तो सॉलिड सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल दिया था आपको किसका, आइस का -20 डिग्री का। उसे याद करो तो पहले क्या था, -20 वाला पहले जीरो पे आया था, फिर जीरो से कन्वर्ट हुआ वाटर में। तो कहने का मतलब सॉलिड को हीट करते गए तो पहले सॉलिड क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट तक आता है अपने को लेके, बात समझ आ रहे, उस टेम्परेचर तक लेके आता है जिसपे वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है, तब तक सॉलिड ही रहेगा फेज। फिर उसके बाद मेल्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे टोटली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। फिर लिक्विड से कन्वर्ट होके क्या होता है वापस लिक्विड, तब तक लिक्विड रहेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक ना आ जाए। कब कहाँ तक बढ़ाएगा टेम्परेचर? तब तक जब तक वो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे ना आ जाए। फिर इसके बाद क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद गैस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस से फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप इनफाइनाइट टेम्परेचर बढ़ा दो, स्टेज या फेज क्या होता है उस मटेरियल का, गैस ही होगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बाद में ग्राफ इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर, जिन्होंने नहीं देखा दोबारा से आप देख लेना अच्छे से। लेकिन उसमें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये समझानी थी कि जैसे यहाँ पे ग्राफ का मीनिंग, ये जो पार्ट आ रहे हैं इनके मतलब क्या होते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ना, वहाँ पे याद रखना कि फेज दो टाइप का रहेगा। बात समझ में आ रहा है? फेज जैसे यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज पाए जाते हैं। यहाँ पे टोटली लिक्विड समझाया था, यहाँ पे टोटली सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस। बात समझ में आ रहा है ना? और फिर फर्दर अगर बढ़ाते हो तो यहाँ आते आते क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हर पॉइंट का सबका मीनिंग भी समझाया था कि पॉइंट पे क्या होगा और उसके फर्दर क्या होता है, किस तरीके से फेज चेंज होता है। और एक चीज ये ध्यान देना, जब फेज चेंज होता है तो फॉर्मूला Q = ml लगता है, ये समझा रखा हूँ ऑलरेडी। और जब क्या होता है टेम्परेचर, फेज नहीं टेम्परेचर का चेंज होता है तो ms डेल्टा T लगता है, ms डेल्टा T लगता है। तो ध्यान देना यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है समझ में आ रहा है ना, इसको तो जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसको रिकैप दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम को समझना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस हैविंग सेम मासेस एंड हीटिंग कर्व आर शोन इन फिगर। और यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया था मैंने, इसलिए नहीं दिया था, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। तो ध्यान देना यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस यहाँ पे टाइम का, यहाँ पे दो ग्राफ दिया है। दो ग्राफ किस तरीके से दे रखा है, मान लो ये ए है और ये क्या होता है यहाँ पे बी, और दोनों को स्लोप ऐसे दे रखा है। इसका दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री और इसका दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। ए का क्या दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री और बी का स्लोप क्या दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन समझो, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंसेस। मतलब क्या होता है, ए और बी दो सब्सटेंस हैं, दोनों का स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा अगर दोनों के मासेस सेम होंगे। अब सोचो ग्राफ के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और सबके ऑप्शन गिवन है A B C D। अब जैसे मैं कभी भी आपको प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, अगर चीजें आपको खुद से समझ में आती हैं
तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो। अगर आपको खुद से आंसर निकाल लेते हो और सॉल्यूशन देखा आंसर दोनों सेम आ रहा है, तो समझो जो प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा या सॉल्यूशन जैसे समझा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो आप खुद से कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये भी एक टेंडेंसी आपको डालना होगा आपको, क्योंकि लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं अपन, रिकॉर्डेड होता है, आपके पास जाता है लेक्चर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर क्वेश्चन थोड़ा भी समझ में आ रहा है, और उसके बाद देन क्या होता है यहाँ पे सॉल्यूशन खुद से बनाया करो, और मैं जो समझाता हूँ सॉल्यूशन को मैच किया करो। तो कल के लेक्चर में एक बात मैंने ये भी समझाया था, याद हो तो यहाँ पे तो अगर थोड़ा भी याद करोगे तो टेम्परेचर वर्सेस क्या होता है यहाँ पे टाइम के ग्राफ में याद करो, तो यहाँ पे इस स्लोप का मतलब समझाया था। इस स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। याद करो टेन थीटा, और टेन थीटा क्या किसके बराबर होता है? डी टी बाई डी टी, क्योंकि देखो ये टाइम है और ये होता है टेम्परेचर। अब यहाँ तक अगर कंसीड करोगे तो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे टी, और टाइम का क्या होता है स्मॉल टी टू 0। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे डी टी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है टेन थीटा होता है, और यही क्या होता है इनफैक्ट स्लोप होता है। बात समझ में आ रही है ना? अब ये चीज कैसे निकाला गया था, तो याद हो तो मैंने समझाया था कि यू नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एम एस, और ये क्या होता है यहाँ पे डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू एम एस क्या हो जाएगा डी टी। अगर मैं दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? आंसर नो। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे, ये चीज पावर है, याद रखना। रेट ऑफ ये क्या होता है यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी का मतलब होता है पावर। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ये क्या होगा यहाँ पे पावर। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ पे एम एस, और इधर क्या होता है यहाँ पे डी टी बाई डी टी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले यहाँ पे, तो आपको स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछ रहा है। किसका रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट का रेशियो। अगर स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछ रहा है और ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो सिर्फ हमें किस फॉर्मूले से काम है यहाँ पे? लास्ट वाले फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से हमारा काम मतलब ये देखा जाए सॉल्व हो सकता है? तो ये लास्ट का जो फॉर्मूला मैंने बनाया है वो क्या लिखा है यहाँ पे? P इज इक्वल टू पावर। पावर किसका? जो भी सोर्स होगा, जैसे अभी मान लो हीटर से आप वाटर को गर्म कर रहे हो, बात समझ आ रहा है? तो हीटर एक तरीके से क्या होता है सोर्स ऑफ, देखा जाए तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ रेटेड पावर होता है कि नहीं? तो पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। P इज इक्वल टू यहाँ पे एम एस लिख सकते हो, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी बाई स्मॉल टी लिखो, या आप लिख सकते हो यहाँ पे एम एस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे P। अब देखो टेन थीटा के बराबर क्यों लिखा, तो इसका रीजन अभी समझाया था कि ये क्या होता है यहाँ पे टेन थीटा के इक्वल आता है डी टी बाई के। टी और टी का अगर निकाला जाए यहाँ पे वैल्यू डिफरेंशिएशन, तो वो किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो ये टेन थीटा के बराबर आ रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे S इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे P बाई एम, और टेन थीटा आ सकता है कि नहीं? P बाई एम टेन थीटा। देखो मास से डिवाइड कर दिया और टेन थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को अब पढ़ो यहाँ से। क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंसेस हैविंग सेम मासेस। अगर मास सेम है एंड हीटिंग कर्व आर शोन, तो सबसे पहले ये सोचो यहाँ पे कि पावर दोनों के लिए अगर देखा जाए सब्सटेंस तो अलग अलग है, सब्सटेंस तो अलग अलग है, लेकिन जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सेम है। सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सेम होगा तो पावर भी तो सेम रहेगा, और मास ऑलरेडी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सेम। तो कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे पावर और मास दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट। किसके लिए? सब्सटेंस ए के लिए भी और सब्सटेंस बी के लिए भी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए क्या होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब निकालना क्या था? दोनों का रेशियो। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये रेशियो है, रेसिप्रोकल है, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे टेन थीटा ऑफ ए। उल्टा हो जाएगा कि नहीं? जस्ट अपोजिट। और टेन थीटा बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे बी का एंगल, बी का एंगल कितना हो जाएगा? तो टेन कितना लिखोगे यहाँ पे? अब बी देखो कितना, ये बी सब्सटेंस कितना एंगल बना रहे हैं? बी सब्सटेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो 30 बना रहे हैं,
ए कितना बना रहा है 60 बना रहा है, तो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 अगर देखा जाए तो 60। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, तो यू नो दैट वेल 1 बाई क्या होता है √3, और इसका कितना होता है यहाँ पे 10 60 का √3, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आना चाहिए वो क्या आएगा यहाँ पे ऐसे, मतलब बी और ए सब्सटेंस का रेशियो कितना आएगा 1:3। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ आ रहे हैं ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत टफ है या जो नहीं समझ में आने वाली चीज है, बस ये कर्व का स्लोप का मतलब समझना कि जो डेल्टा टी या बाई क्या होता है डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है टेम्परेचर, इसको dt/dt भी बोल सकते हो, और dt/dt tan थीटा के बराबर कर लेना। और ये आया कैसे, ये चीज एक्सप्लेन कर दिया था, इसको पावर बोलते हैं। अब इसको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और कन्वर्ट करके यहाँ पे ये चीज सॉल्व किया जा सकता है, डायग्राम देख के क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको नोट करना, एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसमें मास डिफरेंट है, इसमें मास सेम था, उसमें मास क्या रहेगा अलग, उसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। नोट करना है। देखिए बच्चे दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस हैविंग मासेस इन द रेशियो। इस बार मासेस इन द रेशियो समझना है, यहाँ पे मास का रेशियो दे रखा है 2:1 एंड देयर हैविंग कर्व एज सोन इन फिगर। तो यहाँ पे सब्सटेंस 2 सब्सटेंस 1 और यहाँ पे दोनों के एंगल दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या रेशियो होगा, मतलब क्या होता है यहाँ पे S1:S2 का वैल्यू अगेन पूछ रहा है, मास का रेशियो दे रखा है और कितना दे रखा है यहाँ पे 2:1, ठीक है ना। और एंगल का रेशियो देखा जाए तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे θ1, ये फर्स्ट सब्सटेंस ये है ना, θ1 कितना दे रखा है 30, θ2 कितना दे रखा है यहाँ पे 60। अब θ1 का वैल्यू 30, θ2 का 60 और मासेस के रेशियो 2:1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे, तो वो मालूम करना है। अब सोचो यहाँ पे जैसे लास्ट वाला प्रॉब्लम था, क्या उसी तरीके से है कि नहीं, तो है सेम प्रॉब्लम है, बस इसमें मासेस का रेशियो दिया है, उसमें क्या था कि मासेस सेम थे। तो याद करो यहाँ पे किस तरीके से करना होगा, तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, थोड़ा सा भी याद होगा तो पावर डिवाइडेड बाई मास और इनटू क्या था tan थीटा, और वेयर tan थीटा क्या होता है dt/dt, dt/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे पावर तो सेम रहेगा ना, पावर क्योंकि सोर्स सेम है तो पावर सेम रहेगा दोनों सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है इस बार, मास और एंगल, इसलिए S इज यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m और इधर क्या होगा tan थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना दोनों के लिए S1 डिवाइडेड बाई S2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे m1 tan थीटा, क्योंकि ये नीचे है, ध्यान दे रहे यहाँ पे, और ये जो S2 है नीचे है तो इसका जस्ट ऊपर चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 और इधर क्या होता है यहाँ पे tan θ2 हो जाएगा कि नहीं। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे m2/m1 कितना आएगा, देखो m1/m2 2:1 है, तो m2/m1 क्या हो जाएगा 1:2, इसका जस्ट उल्टा, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो tan θ2 कितना है tan θ2। अब ध्यान देना tan θ2 अगर देखा जाए तो 60 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे tan कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, और ये क्या होता है यहाँ पे tan कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये आ जाएगा √3 और इधर क्या आता है 1 डिवाइडेड बाई √3, इसको सॉल्व करोगे √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके कितना आता है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर आएगा वो 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। समझ में आ रहा है ना, इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 3 बचता है, ठीक है, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो कल जो मैंने मतलब कॉन्सेप्ट समझाया था हीटिंग कर्व के बेस पे, आज 2 प्रॉब्लम दिया जिससे आपको समझ में आया कि हीटिंग कर्व के बेस पे किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, और खास करके मैं मेडिकल स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, वो उसमें या मेंस में याद रखना, दो नीट और मेंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के आने के। समझ में आ रहे ना,
नोट कर रहे हैं सर।